बिहार के एक छोटे से गांव कुम्हारी के पास पहाड़ियों के बीच एक पुरानी गुफा थे जिसे लोग अंधेरी गुफा कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कितनी गहरी है, पर इतना सबको मालूम था कि वहां से कभी कोई वापस नहीं आया। जो गया वो गुम हो गया, जैसे जमीन ने निगल लिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस गुफा में चौधरी साहब की आत्मा भटकती है, एक जमींदार जिसने सालों पहले अपने नौकरों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। लोग उस जगह को देवता का श्राप मानते थे। एक दिन गांव के 3 दोस्त राजू, भीम और सूरज शाम को चाय पीते हुए उसी गुफा की बातें कर रहे थे। अरे ये सब बूढ़ों की बातें हैं, राजू ने कहा। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, चलो कल चल कर देख कर आते हैं। भीम हंसा। जी ना, जाना, तेरा भूतिया स्वागत वहीं होगा। सूरज ने धीरे से कहा। माँ ने बताया था कि पिछली बार जो लोग गए वो लौटे ही नहीं। लेकिन राजू जिद्दी था। डरपोक मत बनो, कल दोपहर हम तीनों चलेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो पूरे गांव में मेरा नाम मशहूर हो जाएगा। तीनों ने हंसते हुए कसम खाई, कल हम अंधेरी गुफा जाएंगे। पर उसी रात राजू के घर के बाहर एक बूढ़ी औरत आई, सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो धीरे से बोली, मत जाना बेटा, जो वहां गया उसने फिर दिन का उजाला कभी नहीं देखा। राजू ने हंसते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अगली दोपहर तीनों दोस्त टॉर्च, रस्सी और माचिस लेकर चल पड़े। रास्ते में हवा अजीब तरह से चल रहे थे। पेड़ झूम रहे थे जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे हों। गुफा तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। सामने काले पत्थरों का विशाल मुंह था, जैसे जमीन खुद किसी को निगलने को तैयार हो। भीम के हाथ कांप रहे थे। राजू, वापस चल, अच्छा नहीं लग रहा यहां पर। तो राजू बोला, अब आया हूं तो अंदर देखे बिना तो जाऊंगा नहीं। टॉर्च की रोशनी में जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, हवा ठंडी और भारी होती गई। दीवारों पर पुराने खून के निशान जैसे कुछ लगा हुआ था और फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। सूरज फुसफुसाया, ये सब यहां कैसे आया? तो राजू बोला, किसी ने डराने के लिए रखा होगा। पर तभी गुफा के अंदर से साए साए की आवाज आई, जैसे कोई और भी था वहां। अंदर अंधेरा गहरा था। उन्होंने रस्सी बांधकर आगे बढ़ना जारी रखा। एक मोड़ पर राजू की टॉर्च झपकी और उसने देखा दीवार पर किसी ने लाल अक्षरों में लिखा था, वापस लौट जा। भीम का दिल जोर से धड़कने लगा। राजू, मजाक मत कर, किसने लिखा है? तो राजू ने कहा, मुझे क्या पता। तभी टॉर्च फिर झपकी और अगले पल दीवारें खुद धीरे धीरे हिलती नजर आईं। उनके कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, यहां कोई वापस नहीं जाता। सूरज ने डर के मारे चिल्लाया, चलो चलो बाहर निकलते हैं। पर जब उन्होंने मुड़कर देखा, रस्सी गायब थे। वो रास्ता जहां से वो आए थे अब एक बंद पत्थर की दीवार बन चुका था। अब गुफा की हवादार बदबू और सड़ी हुई थी। अंदर से कोई रोने की आवाज आ रही थी, किसी औरत की जो दया की भीख मांग रहे थे। भीम ने कांपते हुए बोला, कोई अंदर फंसा है। राजू ने टॉर्च फेंक दी और दीवार के पास गया। दीवार से खून टपक रहा था
और उस खून में किसी के हाथ के निशान उभर रहे थे। अचानक दीवार ने उसे पकड़ लिया। राजू चीखा, बचाओ, पर उसका चेहरा दीवार में धंस गया, जैसे पत्थर ने उसे निगल लिया हो। भीम और सूरज पागल होकर भागे, पर गुफा का हर रास्ता घूमकर वहीं आ जाता था। दीवारों पर अब 3 परछाइयां थी, तीनों की ही, लेकिन एक परछाई जिंदा हिल रहे थे। अगली सुबह जब गांव वालों को जंगल के पास सूरज बेहोश मिला, उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। जब उसे होश आया तो बस वो इतना बोला, दीवारें दीवारें सांस लेती हैं। लोगों ने खोज की, पर राजू और भीम का कोई निशान नहीं मिला। सूरज कुछ हफ्ते बाद पागल हो गया। वो रातों में गुफा की दिशा में देख कर हंसता और कहता, वो अभी भी वही है, सुन सकते हो ना, वो फुसफुसा रहे हैं। कई साल बीत गए, अब गांव के लोग वहां नहीं जाते हैं, पर आज भी जब कोई राह भटक कर उस पहाड़ी के पास जाता है तो गुफा के भीतर से किसी के कदमों की आवाज आती है। कभी हंसी तो कभी किसी की मन्नतें। लोग कहते हैं अंधेरी गुफा अब सिर्फ पत्थरों की नहीं रही, वो जिंदा है, और हर 100 साल में उसे 3 नई आत्माएं चाहिए होती हैं। कुम्हारी गांव में उस हादसे को हुए 20 साल बीत चुके थे। वो गुफा पेड़ों और झाड़ियों से लगभग ढक चुके थे। गांव के बच्चे भी वहां तक जाते हुए कांप जाते थे। पर एक दिन अरविंद नाम का एक नौजवान शहर से गांव लौटा। वो राजू का छोटा भाई था। बचपन में उसने बस इतना सुना था कि उसका भाई और उसके दोस्त गुफा में खो गए थे, लेकिन उसे कभी सच नहीं बताया गया। अरविंद के दिल में एक ही सवाल था कि राजू भैया का क्या हुआ। शाम का वक्त था। अरविंद अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था जब बुजुर्ग हरनारायण दादा आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस गुफा की तरफ मत जाना, वो अब पहले से ज्यादा भयानक हो चुकी है। तो अरविंद ने पूछा, क्या अभी वहां कोई जाता है? दादा ने नजरें झुका ली। पिछले महीने एक लकड़हारा गया था, उसके सिर्फ कपड़े मिले। उस रात अरविंद ने खिड़की से बाहर झांका। दूर पहाड़ी पर हल्की सी नीली रोशनी चमक रहे थे, जैसे कोई दिया जल रहा हो गुफा के भीतर। कौन चला रहा है वहां? उसने सोचा और उसी पल तय कर लिया, कल वो अंधेरी गुफा जाएगा। अगले दिन अरविंद अपने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ जंगल में गया। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगी। गुफा का द्वार वैसा ही था, काला, ठंडा और बिना किसी आवाज के। पर इस बार दीवारों से खून नहीं, नीले रंग से लिखा हुआ था, वापसी पर स्वागत है। अरविंद ठिठक गया। किसने लिखा ये? रिकॉर्डर ऑन किया। ये अंधेरी गुफा है, मैं अंदर जा रहा हूं। अंदर घुसते ही तापमान नीचे गिर गया। हवा में नमी और फफूंदी की गंध थी। दीवारों पर धुंधले चेहरे जैसे उभरे हुए थे, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। अचानक रिकॉर्डर में से आवाज आई, अरविंद। वो आवाज राजू की थी। अरविंद ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। भैया, उसने पुकारा। आवाज फिर आई,
इस बार पास से। मुझे बाहर निकालो। दीवारों से खून नहीं, पानी टपक रहा था और उस पानी में एक चेहरा दिखा, राजू का। वो जिंदा नहीं था लेकिन आंखें खुली थी। भैया आप अंदर कैसे? राजू की परछाई ने कहा, गुफा हमें नहीं छोड़ती, ये भूखी है, हर साल लौटने वाले को पकड़ लेती है। अरविंद पीछे हटा पर दीवारें अब धीरे धीरे बंद होने लगी। उसने बाहर भागने की कोशिश की पर दरवाजा अब पत्थर बन चुका था। अरविंद ने रिकॉर्डर गिरा दिया और दीवारों के सहारे बैठ गया। अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी वाली औरत आई, वही जो 20 साल पहले राजू के दरवाजे पर आए थे। उसकी आंखें खाली थे। मैंने रोका था तुम्हारे भाई को, अब तुम क्यों आए? अरविंद कांप गया। मुझे सच जानना था। तो वो औरत बोली, सच ये है कि यह गुफा इंसानों को नहीं खाती, उनके पापों को खाती है। जो भी गर्व, जिद या लालच लेकर आता है वो यहीं रह जाता है। तो अरविंद ने कहा, मैं तो बस अपने भाई को ढूंढने आया हूं। औरत मुस्कुराई, तो फिर रह जाओ यहीं, क्योंकि वो यहीं है। उसके इतना कहते ही गुफा की जमीन कांपने लगी, दीवारों से चीखों की लहरें उठी। अरविंद के कानों से खून निकलने लगा। गांव के लोग 2 दिन बाद जंगल में पहुंचे। उन्हें बस अरविंद का रिकॉर्डर मिला। जब रिकॉर्डर चलाया गया उसमें सिर्फ आवाजें थी, पहले उसके कदमों की, फिर राजू की धीमी हंसी और आखिर में अरविंद की कांपती आवाज। अगर कोई इसे सुने तो वहां मत आना, वो अब सिर्फ गुफा नहीं, वो जिंदा है और वो मेरा नाम जानती है। रिकॉर्डर खुद ब खुद बंद हो गया। अब गांव में हर रात उस पहाड़ी पर फिर वही नीली रोशनी जलती है। लोग कहते हैं वो राजू और अरविंद नहीं, बल्कि गुफा खुद है जो अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही है। कभी कभी हवा में कोई आवाज सुनाई देती है, आओ अंदर आओ, अंधेरा ही सच्चाई है। अंधेरी गुफा अब किसी जगह का नाम नहीं रहा, वो अब हर उस दिल में बस गई है जो सच जानने की जिद करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष के बिना रह नहीं सकते थे। उसका हीरों का यानी कि डायमंड्स का व्यापार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है, सुनो राकेश, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तुम स्टाफ से कहो कि वो इसे पूरा करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। तो इस पर राकेश ने कहा, जी सर, आप चिंता ही ना करें, सब हो जाएगा। मनीष सीधा बैंक पहुंच जाता है। बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने की वजह से उसे आसानी से लोन मिल जाता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि वो कल सारे पेपर जमा करा दे। इसी हफ्ते में लोन की रकम उसे अकाउंट में मिल जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर आकर सीमा को ये खुशखबरी देता है। सीमा बहुत खुश होती है और कहती है, यह ऑर्डर पूरा होने पर तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे। तो इस पर मनीष कहा,
हाँ ठीक है, इंडिया के बाहर चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे काफ़ी मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं घर भी ना आ सकूं, तुम चिंता मत करना। तो इस पर सीमा ने कहा, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 2 दिन बाद मनीष को ऑर्डर मिल जाता है। मनीष कहता है, राकेश, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूँ, 3-4 दिन में आ जाऊँगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस शुरू कर दो। यह ऑर्डर हमें हर साल में समय में ही डिलीवर करना पड़ता है। तो इस पर राकेश बोला, सब हो जाएगा सर, लेकिन डायमंड्स लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? तो मनीष बोला, नहीं, मैं इतने सारे डायमंड्स के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे खुद ही लाने होंगे। तुम यहाँ ध्यान रखना, मैं परसों तक आ जाऊँगा। अगले दिन मनीष दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुँच जाता है। वहाँ अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड्स खरीद लेता है। उसी दिन की फ्लाइट से वो वापस आ जाता है। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड होती है। मनीष ड्राइवर को फ़ोन कर गाड़ी मंगवा लेता है। गाड़ी में बैठकर वो अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। तो मनीष कहता है, सुनो, इतनी जल्दी क्या है, घर ही तो जाना है, ज़रा आराम से चलो। जी साहब। लेकिन वो अपनी स्पीड वो कम ही नहीं कर रहा था। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते दिखाई देता है। वो इतना धीरे चल रहा था कि वो गाड़ी के नीचे आ जाता। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वो बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। ड्राइवर के रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाबपोश रिवॉल्वर निकालकर वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और सामने बूढ़े के भेष में एक और आदमी गन लिए खड़ा था। तभी गोलियों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर देती है। मनीष का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। सभी लोग मनीष का सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। उनमें वो ड्राइवर भी था। ड्राइवर कहता है, साहब, आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं साहब को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ, मैं पकड़ा जाऊँगा। तो इस पर राकेश ने कहा, मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल तू ये ले, इसमें 1 लाख रुपए हैं। ये लेकर यहाँ से किसी दूर अनजाने गांव में चला जा, जहाँ तुझे कोई ना पहचान सके, और अपना फ़ोन तोड़ दे। मेरे इस नए नंबर पर 2 महीने बाद फ़ोन करना और अखबार पढ़ते रहना। अपने परिवार से भी बात मत करना। सब सही रहा तो पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। सीमा को जब ये सब पता लगा तो उसका बुरा हाल हो गया। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा था। हर कोई हैरान था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। रात के समय सब सो रहे थे। तभी सीमा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। सीमा की आंख खुली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वो उठकर वहाँ गई तो देखा वो परछाई छत की ओर जा रही है। सीमा बेहोश सी उस परछाई के पीछे चल दी। छत पर जाकर उसने देखा कोई नहीं था। वो लौटने लगी। उसे लगा उसका वहम था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सीमा ने पलट कर देखा तो काले कपड़े पहने एक इंसान रो रहा था। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? सीमा कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया। भयानक काली आंखें, लाल सुर्ख एकदम काला पड़ा चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था। सीमा के पैर जम गए।
वो भागना चाह रहे थे लेकिन भाग ना सके, चीखना चाह रहे थे लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकले। वो आदमी रो रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, उसने कहा। यह सुनकर सीमा का दिल धक से बैठ गया। ये तो मनीष की आवाज थे। सीमा तेजी से चीखे। घर की सारी लाइटें जल गई। सीमा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में सारे रिश्तेदार सीमा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत के गेट खोले देखे। 2-3 लोग भागकर छत पर आए और सीमा को उठाकर नीचे ले आए। सीमा को पानी के छींटे मारे जिससे उसे होश आ गया। वो होश आने पर चीखने लगी, मनीष मनीष जाने दो मुझे, वो छत पर मुझे बुला रहे हैं। सबने मिलकर सीमा को पकड़ा लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सीमा की माँ ने उसे संभाला, पानी पिलाया। बेटी क्या बात है, तू छत पर क्यों गई थी? माँ वो छत पर है, वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मरना नहीं चाहते थे। बेटी मनीष अब कहाँ से आएंगे, उनका तो अंतिम संस्कार भी हो गया। तुझे गहरा सदमा लगा है, तू सोने की कोशिश कर। नहीं माँ, वो यही है। अगले दिन पुलिस वालों ने आकर बताया कि उनके ऑफिस के मैनेजर राकेश और ड्राइवर लापता हैं। इन्होंने ही शायद मिलकर ये काम किया है। राकेश को पता था कि मनीष डायमंड खरीदने गए हैं। सीमा चुपचाप बैठी थी जैसे उसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। तो इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम आप इस बारे में कुछ जानती हैं? तो सीमा बोली, आप चिंता ना करें, मेरे पति उन्हें सबक सिखाएंगे। तो इस पर माँ ने कहा, इंस्पेक्टर साहब इसे गहरा सदमा लगा है, आप बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। इधर राकेश सारे डायमंड्स लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगा। रात को वो अपने फ्लैट में सो रहा था, तभी उसे कुछ खटका सुनाई दिया। उसने देखा तो बालकनी में एक परछाई थे। वो देखने गया तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। वही लाल कपड़े, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। राकेश बोला, कौन हो तुम? तो इस पर मनीष ने कहा, अपने मालिक को भूल गया तू? तो राकेश बोला, कौन? मनीष? लेकिन वो तो मर गया। लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली, तूने धोखा दिया मुझे। तुझे सजा दिए बगैर मुझे चैन कहाँ मिलेगा? राकेश अंदर की तरफ भागता है लेकिन जा नहीं पाता। तभी कुछ लोग नीचे से देखते हैं, एक आदमी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है। वो चिल्लाते हैं लेकिन वो आदमी रेलिंग से कूद जाता है। 20वीं मंजिल से सीधा सड़क पर आकर गिरता है। तभी पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बाद में ये खबर सीमा को मिलती है कि राकेश ने आत्महत्या कर ली। उसके फ्लैट से सारे डायमंड्स मिल जाते हैं। तो पुलिस कहती है, मैडम आपके पति की कंपनी में काम करने वाले राकेश ने आत्महत्या कर ली, उसके फ्लैट से सारे डायमंड्स मिल गए। तो सीमा ने कहा, उसे तो मरना ही था, अब ड्राइवर की बारी है, उसे ढूंढ लो, नहीं तो मनीष उसे भी मार देंगे। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। उसकी आवाज में मौत का पैगाम छिपा था। कुछ दिन बाद मनीष का ड्राइवर रात को सो रहा था। तभी सपने में उसी भयानक रूप में उसे मनीष दिखाई देता है। स्पीड कम रखो, इतनी भी क्या जल्दी है, मैंने तुझसे भूला था। ड्राइवर उठकर बैठ जाता है
वो अंधेरे में डर के बाहर आ जाता है। सड़क पर तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। ड्राइवर तेजी से सड़क पर भागने लगता है, लेकिन वो कार तेजी से उसे टक्कर मार देती है। वो सड़क पर तड़पने लगता है। तभी उसे मनीष दिखाई देता है, उसी भेष में। मेरा क्या कसूर था? तो ड्राइवर ने कहा, मुझे माफ कर दो साहब, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। मनीष मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तड़पकर ड्राइवर वहीं मर जाता है। अगले दिन सीमा को ड्राइवर की भी खबर मिल जाती है। उसी रात सीमा छत पर जाती है। मनीष, तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो। तो मनीष कहता है, नहीं सीमा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम्हारे बगैर अब सब बेकार है। सीमा, ऐसा मत करो। बस एक अरमान रह गया, तुम्हें घुमाने ले जाने का। तो सीमा ने कहा, चलो दोनों साथ चलते हैं। ये कहकर वो छत से सीधा नीचे कूद जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।